हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है 4 PM और न्यूज टाइम के इस मंच पर। आजाद भारत में गुलाम भारत का उदय। आप कहेंगे ये कैसा सब्जेक्ट है? जी हां, आजाद भारत में अमृतकाल में 75 वर्षों के बाद इस भारत में गुलाम भारत का उदय। आजादी और गुलामी किसे कहते हैं? दरअसल इन सब का मतलब या इन सब का कॉन्टेक्स्ट या तो हमारी सत्ता से है या हमारे बिजनेस व्यापारिक संस्थानों से है या हमारे मीडिया से है। अगर हम देखें तो भारत के अंदर सत्ता, व्यापार, बिजनेस और मीडिया, इस त्रिकोण के ऊपर अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का शिकंजा इतना ज्यादा कस चुका है कि अब शायद किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ भी कह सके। जैसे कि एक टर्म यूज की जाती है बहुत बार कुछ विशेषज्ञों के द्वारा कि आरएसएस को भारत में एक आज्ञा पालक समाज चाहिए, कुछ ऐसा ही समाज जैसे ब्रिटिश साम्राज्य में था, मुगलों के अंडर में था या उससे पहले भी था, जहां पे नागरिक इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वो रोटी कमाएं और खा लें, लेकिन जुबान ना खोलें, जुबान बंद रहनी चाहिए उनकी। जुबान से बोलने का मतलब है विद्रोह, और विद्रोह आज्ञा पालक की जो कैटेगरी है उसमें नहीं आता है। आरएसएस की आज्ञा पालक कैटेगरी के अंदर प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं है आपको। प्रश्न पूछने का अधिकार, जी हां, इस पर्टिकुलर प्रथा को मोहन भागवत बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं। वो हमेशा आकर भाषण देते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके जवाब नहीं देते हैं। और इसी परिपाटी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनाते हैं कि कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता है। इस आज्ञा पालक समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति को, प्रेस हो या कोई नागरिक हो, मंत्री हो, संतरी हो, किसी को भी प्रधानमंत्री मोदी को सवाल करने का, प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। जो भी वो बात कहेंगे अपने मन की कहेंगे, एक तरफा बात कहेंगे। इसके अलावा किसी दूसरे की बात वो सुने ना सुने उनकी मर्जी है, वैसे वो सुनते नहीं है। मोहन भागवत भी दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, ना किसी की प्रश्न के जवाब देते हैं, अपना भाषण करते हैं और सदा सदाया रटा रटाया भाषण होता है। एक एक लाइन रिहर्सल कर कर लाई जाती है, एक एक लाइन। जब वो कहते हैं कि सारा का सारा भारतीय समाज जो है वो पहले हिंदू था, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी और धर्म को प्रैक्टिस भी कर सकें। बोलते हो सकता है आपकी पूजा पद्धति अलग हो, लेकिन आप हिंदू हैं। ये खुलेआम चुनौती है मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सिखों को या इसके अलावा जो बाकी धर्म के लोग हैं भारत में, कि आप बोलने का प्रयास मत कीजिए। लिप्स आर सील्ड, चुप रहिए, कुछ भी कहने की कोशिश मत कीजिए। जैसे कि इनके गुरु गोलवलकर ने कहा था कि हम तिरंगे को अपना नहीं मानते हैं और एक दिन ऐसा आएगा सारा भारत भगवे के सामने नतमस्तक होगा। यहां पर जो मैंने बात कही कि एक आज्ञा पालक समाज होना चाहिए जो सिर्फ रोटी खाए, और वो रोटी खाए जो उसको दी जा रही है, वो रोटी नहीं जो वो मांग रहा है। अगर ये कहते हैं कि आपका खाना भी एक है, तो आपको वेजिटेरियन फूड खाना है तो वही खाना है,
आप नॉनवेज की डिमांड नहीं कर सकते। हो सकता है इंडिया में 78% आबादी नॉनवेज लोगों की है, लेकिन ये उसको नहीं सुनेंगे। ये कहेंगे वही करना होगा जो हम चाहेंगे। जैसे अभी कोई साधु समाज के लोगों ने कहा कि काशी को एक ऐसा पूरा क्षेत्र घोषित कर दिया, सिटी नहीं क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिए जहां पर अल्कोहल और नॉन वेज फूड की इजाजत ही ना हो। अब ये डिसाइड करेंगे भारत के अंदर आज्ञा पालक समाज में कि आपको क्या खाना है। अब ये खाने की बात हो गई। उसके बाद जब ये कहते हैं कि भारत में एक ही भाषा चलेगी, भारत के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह एक ही भाषा हिंदी, तो ये भाषा के द्वारा आपके ऊपर अपनी सारी बातों को लादना चाहते हैं। आज्ञा पालक समाज, आप प्रश्न मत कीजिए। आप तमिलियन होंगे, तेलुगु होंगे, कन्नड़ा होंगे, मलयालम होंगे, उड़िया होंगे, बंगाली होंगे, मराठी होंगे, या फिर डोगरी होंगे, कश्मीरी होंगे, पंजाबी होंगे, पर आपको अधिकार नहीं है कि आप हिंदी का विरोध कर सको। राष्ट्रभाषा हिंदी होगी और आपको हिंदी में बात करनी पड़ेगी और आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा। जब विरोध होता आया तो कहा नहीं, सारी भाषाएं हमारी अपनी हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी अब चीजें मार्केट में लाने के बाद, बोलने के बाद जज करते हैं कि सामने से विरोध का अंश कितना है। अगर विरोध का अंश ज्यादा होता है तो कहते हैं कि आपने गलत इंटरप्रेट किया है, तो थोड़े से पीछे हट जाते हैं। ये टैक्टिकल रिट्रीट होता है लेकिन अल्टीमेटली ये टैक्टिकल रिट्रीट से आगे जाके आने वाले कुछ सालों का प्लान करके रखा है कि यही वो करेंगे, आपके ऊपर थोपेंगे और आपको बोलने का अधिकार भी नहीं देंगे। एक सोच और एक विचार पे चलता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी चलते हैं। यहां पर दूसरी विचारधारा का कार्य नहीं है। एक विचारधारा जो कि हिंदू विचारधारा है, जो अखंड हिंदू भारत की बात करती है, अखंड भारत की बात करती है, जहां पे किसी और धर्म का कोई स्थान ना हो, किसी और रंग का कोई और स्थान ना हो, किसी और सोच का कोई स्थान ना हो, किसी और विचारधारा का कोई और स्थान ना हो। वहां पर वही स्थान होगा जो डिक्टेटोरियल तानाशाही प्रवृत्तियों के अंदर होता है, जहां पर आरएसएस आपसे कहेगा जो हम कहते हैं वही सच है और कोई भी सच नहीं है। ये आपको अपना सच बताएंगे अपनी थ्योरी के द्वारा कि ये सच है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा और इसके लिए वो सब कुछ करेंगे जो उनको करना चाहिए। जैसे कि अभी वो सिलेबस चेंज कर रहे हैं, सारे प्रदेशों के अंदर नई शिक्षा नीति आकर सिलेबस चेंज कर रहे हैं। सिलेबस चेंज करने का तात्पर्य क्या है? हमें हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति के पाठ पढ़ाए जाएं। और जब ये कहते हैं कि हमारा इतिहास वो नहीं है जो हमें बताया जा रहा है, हमारा इतिहास अलग है, कई बार ऐसा लगता है कि ये एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं, लेकिन आज की डेट में नया इतिहास लिखना आसान नहीं है। नई किताबें लिखना आसान है, लेकिन इतिहास लिखना आसान नहीं है। लेकिन एक खास बात आपने देखी होगी, जहां पे ये मुगल रूल को या मुस्लिम रूल को क्रिटिसाइज करते हैं, ये अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। आपने नोट किया होगा, इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनकी सरकार जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, जिनके अंडर में हम 250 साल गुलाम रहे हैं। यानी कि 18 क्या कहते हैं कि 57 से 1947, तो 90 साल का तो पूरा का पूरा ब्रिटिश राज था। उससे पहले फ्रेंचाइजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनका राज था, लेकिन ये उनको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उसका कारण भी है, इनके जो आका आरएसएस हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनको आज्ञा पालक समाज चाहिए, वो आरएसएस वाले दरअसल ब्रिटिश साम्राज्य के साथी थे। इन्होंने भारत के संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट नहीं किया, महात्मा गांधी के क्विट इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, महात्मा गांधी के फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने कभी भी जो भारत के जो क्रांतिकारी थे उनको सपोर्ट नहीं किया। ये दरअसल अपने आप को क्रांतिकारी समझते रहे और बाद में इन्हीं के साथी हिंदू महासभा के नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। तो हत्या का जो एक धब्बा है उन हिंदू महासभाओं के ऊपर, उन हिंदू सभाओं के ऊपर, वो
सर्वविदित है, आप जानते हैं, क्योंकि इनको कोई भी ऐसी चीज जो सेकुलरिज्म से संबंधित हो, जहां पे सर्वधर्म संभाव से संबंधित हो, इनको पसंद नहीं आती। इन्हें एक धर्म चाहिए, हिटलर जैसा। आज्ञा पालक समाज के अंदर दूसरी सोच का स्थान नहीं है। आज्ञा पालक समाज के अंदर जो आरएसएस बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी की जो सोच है, उसके अंदर दूसरी विचारधारा का भी स्थान नहीं है। उसके अंदर दूसरे लिबास और दूसरे खाने का भी स्थान नहीं है। दरअसल वो चाहते हैं कि इस भारत के अंदर 140 करोड़ भारतीय ऐसे हों जो मौन रहें, जो रोटी मिल रही है, जो टुकड़े फेंके जा रहे हैं 5 किलो अनाज के द्वारा, वो खाते रहें और उनके गुणगान करते रहें। 82 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज मिलता है और उसके द्वारा वो कहते हैं कि इनको मरने से रोकने के लिए हम दे रहे हैं। यानी कि जिस देश में 82 करोड़ लोग भूखे हों, जिसकी 60% जनता को खाने को रोटी ना मिलती हो 2 वक्त की, और उस भारत की संस्कृति और विरासत पर गर्व किया जाता हो कि देखिए भारत ने कितनी अथाह प्रगति कर ली है, तो लज्जा से सर झुक जाता है। लज्जा से सर हमारा झुक जाता है। ये आज्ञा पालक समाज चाहते हैं, ये मौन व्रत वाला समाज चाहते हैं। तभी मैंने कहा कि आजाद भारत के अंदर एक गुलाम भारत का उदय हुआ है। इस गुलाम भारत के अंदर सभी लोग चुप हैं। जी हां, इस पे जो बड़े बड़े हमारे जो रिटायर्ड जजेस भी हैं वो भी चुप होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े जो रिटायर्ड हैं वो चुप हैं। जो कार्यरत हैं वो भी चुप हैं। अदालतें चुप हैं आज की डेट में। और तो और जो एक्टिविस्ट हैं वो भी चुप हैं। इसके साथ में जो आम इंसान है वो भी चुप है। 20 करोड़ की फौज तैयार कर ली गई है। 20 करोड़ की बीजेपी की एक 20 करोड़ की फौज, जिसमें सब मोस्टली आरएसएस और उनके सपोर्ट करने वाले हिंदू संगठन, जिसमें कि आपके वीएचपी और क्या कहते हैं कि अतिवादी संगठन जो कि बेसिकली बजरंग दल के नाम से आते हैं, जो मरने मारने पर उतारू रहते हैं, वो भी उसमें शामिल हैं। और इनका काम है कि लोगों को चुप करा दिया जाए, शांत करा दिया जाए, इनकी बोलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा दिया जाए। इनमें हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि कोई सवाल कर सके। ये वही है जो ब्रिटिश काल में होता था। ये वही है जो उससे पहले मुगल काल में भी होता था। ये वही है जो उससे पहले राजाओं के काल में होता था। ये लोग दुहाई देंगे आपको लोकतंत्र की। ये लोग बार बार लोकतंत्र का नाम लेंगे, लेकिन करेंगे वो जो हिटलर करता था, तानाशाही के क्षेत्र में करता था। दोस्तों, चीजें जितनी आपको देखने में आसान लगती हैं, जैसे कि अभी अमित शाह ने कहा कि डेमोक्रेसी इज वाइब्रेंट इन इंडिया, ये अभी कल का 2-3 दिन पहले का स्टेटमेंट है। डेमोक्रेसी इज वाइब्रेंट इन इंडिया अंडर नरेंद्र मोदी रेजिम। सारी की सारी इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त करने के बाद इन्हें वाइब्रेंट डेमोक्रेसी नजर आती है, क्योंकि इनकी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी आज्ञा पालक समाज है। इनकी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी वो है जिसके अंदर कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता। इनकी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी वो है जहां पर इलेक्शंस को किसी भी हालात में जीत लेना चाहिए, और अगर हार गए तो उन एमएलए और एमपी को खरीद लेना चाहिए, नहीं तो तोड़ देना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड करा के उनको जेल में बंद कर देना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि कोई दूसरी सरकार बना सके, और बनाए तो उसको विध्वंस कर दो, उसको तोड़ दो। ये इनका विध्वंसक लोकतंत्र है। तो ये विध्वंसक लोकतंत्र के समर्थक हैं दक्षिणपंथी जितने भी हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग। इनका लोकतंत्र के प्रति कोई प्रेम नहीं है। समझ में नहीं आता, अदालतों को विध्वंस कर दिया, इलेक्शन कमीशन को विध्वंस कर दिया, बाकी इंस्टीट्यूशन को विध्वंस कर दिया, और तो और सीएजी का तो नाम भी सुनने में नहीं आता आज की डेट में। आपने सुना कितने समय से सीएजी का नाम आया? कोई रिपोर्ट आई है सीएजी की आज तक? दुनिया में जितने इंडेक्स आते हैं, और ज्यादा करके इंडेक्स सब भारत के खिलाफ जाते हैं, जहां इंडिया की प्रेस्टीज, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, मॉल न्यूट्रिशन हो, या बाकी कुछ हो, सब में भारत नीचे जाता है। और उसको सीधा साधा एक नकार दिया जाता है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट इट, वी डू नॉट एक्नॉलेज इट, और ये भारत के खिलाफ है। यानी कि आप अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जो आपको चीजें कही जा रही हैं, जो आपको आईना दिखाया जा रहा है, आप उसको देखने को तैयार नहीं हो, सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि यहां तक कि आप सोचते हो कि इनकी हिम्मत कैसे पड़ी है कि इस इंडेक्स में वो हरा नंबर नीचे कर दे। लेकिन शुक्र है कि वो भारत के अंडर में नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के अंडर में नहीं है। हर महीने ये एक अपना नया सर्वे करवाते हैं दुनिया में,
और जानबूझ के, पता नहीं कौन सा सर्वे है, कौन उसको करता है, कौन उसका वोटर है, कुछ नहीं पता, एक नया सर्वे करेंगे। एक अंतरराष्ट्रीय सर्वे हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर, क्या कहते हैं ना, राष्ट्र अध्यक्ष हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि ऐसे सर्वे किसने करवाए होंगे आज तक। बाकी तो दुनिया में कभी कोई ऐसे सर्वे होते नहीं है। एक समय था, आज से 2-3 महीने पहले भी की बात है, जब दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर जो था, जो जेलेंस्की थे, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा था, अब भी बज रहा है, अभी भी उनको सपोर्ट मिलती है और उनको वोट मिलते हैं, दुनिया प्यार करती है उनसे। उस समय भी नरेंद्र मोदी नंबर 1 आ रहे थे और जेलेंस्की का उस लिस्ट में नाम नहीं था। तो ये अपने लोगों का कुछ सर्वे करवाते हैं, अपने कुछ इनके पिट्ठू होते हैं, कुछ कटपूंजी होते हैं, जो वही वोटर होते हैं, उन तक वो वोटिंग जाती है, वो करवाते हैं। कुछ नहीं पता, हर चीज नॉन ट्रांसपेरेंट है। आज्ञा पालक समाज चाहते हैं, मौन व्रत वाला एक गुलाम भारत का उदय चाहते हैं, और उसके लिए पैसे पैसे ये आपके सामने लोकतंत्र की बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, डीबीटी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करेंगे, लेकिन जो पैसे इलेक्शन के लिए लेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड से, वो ब्लैक मनी के लेंगे। वो नहीं बताएंगे पैसा कहां से आ रहा है, कौन से धन्ना सेठ हैं भारत के अंदर, कौन से उद्योगपति हैं जो उनको हजारों करोड़ हर साल दे रहे हैं, उनके नाम निकल कर नहीं आते कभी भी। आज्ञा पालक समाज, जी हां, वहां उनको ये नॉन ट्रांसपेरेंसी सूट करती है। और कमाल की बात देखिए, इतने साल से जब अरुण जेटली, मरहूम अरुण जेटली इस कानून को बना के गए, उसके बाद इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की आज तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से अब उसी समाज का हिस्सा होता जा रहा है जो समाज नरेंद्र मोदी और आरएसएस चाहता है। और तो और इलेक्शन कमीशन ने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो वैसे भी एक कठपुतली की तरह काम करता है, वो तो हिज मास्टर्स वॉइस है। उससे ये उम्मीद करना कि वो आपके खिलाफ, अपने आकाओं के खिलाफ कुछ बोलकर देखा जाए तो कुछ करेगा, तो इम्पॉसिबल है। दरअसल भारत का पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, सिस्टम और बाकी सभी लोग सारे के सारे इस समय आज्ञा पालक समाज की कैटेगरी में चले गए हैं। सबसे कहा जा रहा है चुप हो जाओ, और जो चुप नहीं होगे वो ध्वस्त कर दिए जाएंगे। जैसे कि एनडीटीवी बात करता है थोड़ी बहुत, तो एनडीटीवी को खरीद लो अडानी के थ्रू, यानी कि आखिरी मशाल भी बुझने जा रही है। ये कहते हैं कि कोई मशाल जले कैसे इस देश में, जलनी नहीं चाहिए, जो जल जाए उसको बुझा दो, ध्वस्त कर दो, समाप्त कर दो, बाय हुक बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद, इसके द्वारा अगर कोई बोलने का प्रयास करे तो उसे भी चुप करा दिया जाए। सीबीआई की रेड करा दो, ईडी की रेड करा दो, इनकम टैक्स की रेड करा दो, एमएलए खरीद लो, पैसे फेंक दो, हजारों करोड़ दे दो। कोई आदमी ऐसा नहीं जो ये कहे कि मैं बिकने को तैयार नहीं हूं, पर चुप रहेंगे सारे के सारे। जी हां, पूरा भारत मौन व्रत में चला गया। तभी तो मैंने कहा, आजाद भारत में गुलाम भारत का उदय। अब आप कंपेयर कीजिएगा, चंद लोगों को छोड़कर, चंद लोगों को इस देश में छोड़कर, क्या आज आपकी प्रवृत्ति उस काल से डिफरेंट है जिस काल को ब्रिटिश राज और मुगल काल कहा जाता था? तब भी आप चुप रहते थे और आज भी आप चुप हैं। आप उस समय भी नहीं बोलते थे, आप आज भी नहीं बोलते हैं। उस समय भी आपके अंदर जो साम्राज्य था उसके खिलाफ प्रश्न करने की हिम्मत नहीं करते थे, आप आज भी प्रश्न करने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो क्या फर्क है? इसका मतलब है कि आजाद भारत के अंदर एक गुलाम भारत है, एक गुलाम भारत का उदय हो चुका है, एक मौन भारत का उदय हो चुका है, जिसे प्रश्न करने का अधिकार नहीं, जिसे कुछ कहने का अधिकार नहीं, जिसे अपनी रोटी मांगने का अधिकार नहीं। जो रोटी टुकड़ों में फेंक दी जाएगी वही उसको खाएंगे। यहां पर शिक्षा का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा दी जा रही है स्कूलों के अंदर वो वही है जो 50 साल पहले थी, और सरकारें उसे भी समाप्त करना चाहती हैं, कमर्शलाइज करके, कि किसी को फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य ना मिल सके। इसीलिए इन्होंने, जब कोविड हुआ था तो वहां पे जो लोगों की मृत्यु हुई है उसके साथ भी सरकार ने घपले किए और गलत फिगर बताए। जहां 50 लाख लोगों की मौत हुई और दुनिया भर के सर्वे ने कहा, हमारी सरकार कहती है कि 4-5 लाख लोगों की मौत हुई। जो सरकार, जिसकी संस्कृति ऐसी है कि वो बेसिकली अपने जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनकी संख्या बताने से हिचके, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? मनीष सिसोदिया ने कल ही कहा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनपढ़ों की सरकार है, इलिटरेट लोगों की सरकार है। ये सरकार वो है जिसे शिक्षा चाहिए ही नहीं,
क्योंकि यहां सरकार में ऊपर बैठे बहुत सारे लोग हैं जिनके सर्टिफिकेट्स का नहीं पता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का भी नहीं पता, सब संशय में है यहां पर। इन्हें आज्ञा पालक समाज चाहिए, आरएसएस को और भाजपा को आज्ञा पालक समाज चाहिए। एक समाज जो कि बिल्कुल चुप और मौन व्रत वाला हो, जो कुछ ना कहे, लिबास हो, सोच हो, विचार हो, खाना हो, रंग हो, ये वही करेगा जो हम चाहेंगे। यानी कि भगवा कलर सब जगह, विचार भी एक जगह गोल वलकर का, और साथ में सोच भी गोल वलकर की, और साथ में खाना वो जो ये चाहेंगे, उसके साथ में रंग वो जो ये कहेंगे। तो दोस्तों, आजाद भारत के अंदर, अमृत काल के अंदर एक गुलाम भारत का उदय हो चुका है। स्वागत कीजिएगा इसका। जी हां, कम से कम आपको एहसास तो होगा कि ब्रिटिश काल में लोग क्यों नहीं बोलते थे, और उससे पहले भी किसी पीरियड के अंदर लोग क्यों नहीं बोलते थे। लोग अब भी नहीं बोलते, शायद चंद लोगों को छोड़कर लोगों में आत्मसम्मान की भावना ही नहीं है। आत्मसम्मान की भावना नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना नहीं है, एक क्या कहते हैं, इज्जतदार शहरी, एक इज्जतदार नागरिक की भावना ही नहीं है। लोगों को अगर चंद लोगों को छोड़कर मौन व्रत वाली गुलामी पसंद है तो ठीक है, उसी का तो फायदा उठाते हैं सारे हुक्मरान जो होते हैं, क्या कहा जाए। लेकिन आजाद भारत में, अमृत काल में एक गुलाम भारत का उदय हुआ है। बधाई हो आप सबको, चंद लोगों को छोड़कर। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा। आपसे गुजारिश, 4 PM को न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अच्छी पत्रकारिता आप तक पहुंच सके। जब तक भी पहुंच सके हम पहुंचाएंगे। धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया।